अध्याय 56। ये बहुत मुश्किल होगा। शिवा मुस्कुराए और दाई माँ की ओर सिर हिलाया। फिर राहुल रॉय से बात करने के लिए मुड़े। मालिक राहुल वाकई मेहनती हैं। आप मुझसे उनके पति से पहले यहाँ आ गए। राहुल रॉय अप्रभावित दिखे क्योंकि उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, श्री शिवा निश्चित रूप से जानते हैं कि मजाक कैसे करना है। अंजलि और मेरे बीच दोस्ती सालों से चली आ रही है। मैंने सुना कि वह बीमार पड़ गई हैं। ओह, शिवा ने समझदारी भरी अभिव्यक्ति दिखाई, फिर अजीब सी मुस्कान के साथ आगे बढ़े और बोले, चूंकि मालिक यहाँ मिलने आए हैं तो आप कुछ उपहार तो लाए होंगे, है ना? राहुल रॉय ने मन ही मन बेशर्म को कोसा और बोले, मैं बस कुछ फल लाया हूँ। उन्होंने साइड टेबल पर रखी फलों की टोकरी की ओर इशारा किया। मुझे पता है कि अंजलि को फिजूल खर्ची पसंद नहीं, इसलिए मैंने अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाने के लिए कुछ साधारण लाया। शिवा टोकरी के पास गए और एक लाल सेब उठाया। उन्होंने उसे हाथ में तौला और निराशा भरे लहजे में बोले, ये तो असली सेब है। राहुल रॉय ने हैरानी से पूछा, बेशक यह असली सेब है, इसका क्या मतलब, श्री शिवा? हाँ, शिवा ने अफसोस के साथ कहा, मैंने सोचा कि मालिक राहुल जैसे अमीर शख्स के लिए आपके लाए सेब सोने के बने होंगे। कौन जानता था कि यह सिर्फ एक साधारण सेब होगा, बिना किसी खासियत के। राहुल रॉय को लगा जैसे उनके फेफड़े फूल रहे हों। इस आदमी का दिमाग कैसे काम करता है? सोने का सेब, बदमाश, नीच, शैतान। श्री शिवा को मजाक करना खूब आता है। हाँ, राहुल रॉय ने जबरन हंसते हुए कहा। अंजलि, जो बिस्तर पर बैठी थी, ने दोनों पुरुषों की ओर सिर घुमाने से इनकार कर दिया। फिर भी इस पल में उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। राहुल रॉय को जबरन हंसते देख उनके होंठ हल्के से हिले। अगर रॉय परिवार की ताकत और उनके कारोबारी सहयोग को ध्यान में न रखना होता तो अंजलि चाहती थी कि राहुल रॉय इस दुनिया से गायब हो जाएं। आखिरकार, अगर रणवीर को उकसाने के लिए राहुल रॉय न होते तो रणवीर इतनी हरकतें न करते। इससे उनका पहले से थका हुआ दिल और सख्त हो गया था। यही वजह है कि वे अब अस्पताल के बिस्तर पर थीं। यह अफसोस की बात थी कि राहुल रॉय के खिलाफ कुछ करना उनके लिए असंभव था। इसलिए एक तरह से शिवा की हरकतें अंजलि को देखने लायक थीं। लगता था कि शिवा इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने हाथ हिलाया और बोले, मुझे मालिक राहुल की काबिलियत का पता है। सोने का सेब जैसा कुछ निश्चित रूप से कोई मुश्किल काम नहीं है। सवाल बस यह है कि मालिक राहुल तैयार है या नहीं। हालांकि यह महंगा है, लेकिन मालिक राहुल के लिए यह ज्यादा नहीं। फिर भी, जिनसे आप करीब नहीं, उन्हें लापरवाही से देना ठीक नहीं। इसलिए हम पति पत्नी इसके लिए जोर नहीं देंगे। हम मालिक राहुल के इस असली सेब के लिए बहुत आभारी हैं। बोलने के बाद शिवा ने एक टिश्यू लिया, हाथ में सेब को पोंछा और उसका एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। मजेदार अंदाज में बोले, बुरा नहीं, बहुत मीठा है। मालिक राहुल को सेब चुनने में भी महारत है। लगता है कि अगर आप किसी दिन अपनी नौकरी छोड़कर फल बेचने वाले बन जाएं, तो ये बुरा विकल्प नहीं होगा। राहुल रॉय गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। वे बेशर्म लोगों से मिले थे, लेकिन इतने बेशर्म से कभी नहीं। इस बदमाश की बातों ने कुछ ही शब्दों में उन्हें कंजूस, बदमाश, स्वार्थी और यहाँ तक कि फल बेचने वाला बना दिया। मैं एक मरीज से मिलने आया था, डांट खाने नहीं। इसके अलावा उस मीठे सेब की सैर करो। इसे मैंने कैसे चुना होगा? बेशक, राहुल रॉय इतने मूर्ख नहीं थे कि कहें, मेरे लिए कोई और सेब खरीदता है। क्या ये नहीं दिखाएगा कि उनमें ईमानदारी की कमी है? यह महसूस करते हुए कि अगर वे और रुके तो पागल हो जाएंगे, राहुल रॉय ने चमड़ी से मुस्कुराए, लेकिन दिल से नहीं, और बोले, आज मेरी एक मीटिंग है, तो मैं तुम्हें ठीक होने में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अंजलि, मैं फिर आऊंगा जब फ्री होऊंगा। ये कहकर वे तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। दाई माँ, जो कब से खड़ी थी, आखिरकार खुद को रोक न सकी और पुची करके हंस पड़ी। मालिक, आप बात करने में वाकई कमाल हैं। रॉय परिवार का वह मालिक शायद कई दिनों तक गुस्से में रहेगा। शिवा ने सेब को सहलाते हुए कहा, वह नहीं रहेगा। अगर वह वाकई ऐसी छोटी बात पर लंबे समय तक गुस्सा रहता तो उसने कब का अंजलि को छोड़ दिया होता। आह, दाई माँ अंजलि की ओर मुड़ी, जो इतनी खामोश थी जैसे कमरे में हो ही न। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मालिक, मिस के साथ बात करें। विचारशील दाई माँ के जाने के बाद शिवा ने अपने हाथ में सेब को खत्म किया और अंजलि के बिस्तर के पास बैठ गए। वे मुस्कुराए और बोले, मेरी प्यारी पत्नी अंजलि, ये सेब बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए एक छील दूं। अंजलि अभिव्यक्तिहीन रही, खिड़की से बाहर देखते हुए, जैसे कुछ सुना ही न हो। शिवा ने संतोष से सिर हिलाया, इस बार तुमने मुझे इस तरह बुलाने से नहीं रोका, ये सुधार है।
इसके अलावा तुमने चुपके से सहमति दी कि तुम सेब खाना चाहती हो और यह भी जानती हो कि बिगड़ेल बच्चे की तरह कैसे बर्ताव करना है। ये और भी बड़ा सुधार है। तुम्हें इनाम देने के लिए मैं खुद तुम्हारे लिए एक सेब छीलूंगा। हालांकि उन्होंने पहले ही शिवा के तौर तरीकों को समझ लिया था और पिछले कुछ दिनों में इस अनुबंधित पति के अंदाज का कई बार अनुभव किया था, फिर भी अंजलि को लगा कि उन्होंने इस शख्स को कमा का। मैंने आधा वाक्य भी नहीं बोला और बिगड़ेल बच्चा बन गई। क्या तुम थोड़ा और सभ्य तरीके से बात नहीं कर सकते? अंजलि ने आह भरी और सिर घुमाकर शिवा से ठीक से बात करने की उम्मीद की। निर्णय, मैं हमेशा सभ्य रहा हूँ। अपनी पत्नी के लिए सेब छीलने वाले पति में क्या असभ्य है? शिवा मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने एक फल चाकू उठाया। उनके हाथ में चमकता चाकू लगातार 360। अध्याय 57, क्या संयोग है? यह अध्याय निम्नलिखित द्वारा प्रायोजित है। PA USA से Z, S विक ऑस्ट्रेलिया से, थाईलैंड से पिल और नट्टारत। R बहुत बहुत धन्यवाद। बर्फ की रानी आखिर बर्फ की रानी थी। हालांकि उसने पहली बार कुछ वाक्य बोले, लेकिन उन शब्दों के बाद वह एक बार फिर शटडाउन मोड में लौट गई। शिवा ने समझदारी से वार्ड छोड़ दिया। उन्हें दोपहर का खाना न खाने से भूख लग रही थी और इससे निपटने के लिए वे एक छोटी सी ढाबे में चले गए। उनका कंपनी लौटकर काम करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने रास्ता पूछा और रिया की तलाश में नासिक एलिट स्कूल के लिए रवाना हो गए। नोट, नासिक एलिट स्कूल वह स्कूल है जहां रिया पढ़ाती है। उस मासूम लड़की के बारे में शिवा हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कि उनके और रिया के रिश्ते को कैसे संभाला जाए। वे उसे ठेस पहुंचाने का विचार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उसे उदास देखने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार शिवा जानते थे कि वे अभी भी रिया को अपने दिल में पूरी तरह जगह नहीं दे पाए हैं। पुरुष बस खुद को सही ठहराने के बहाने ढूंढना पसंद करते थे। नासिक में एलिट स्कूल को सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक माना जाता था, इसलिए स्थानीय लोगों से रास्ता पूछकर इसे आसानी से ढूंढा जा सकता था। स्कूल के बड़े आउटडोर कार पार्क में कार पार्क करने के बाद शिवा कार से उतरे और महसूस किया कि उन्होंने रिया से मिलने की जगह तय करना भूल लिया था। हालांकि उन्होंने फ़ोन करने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि सरप्राइज देना हमेशा बेहतर होता है। शायद इसलिए कि गार्ड ने उन्हें स्कूल में BMW चलाते देखा था। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोका नहीं और बस एक नज़र डालकर उन्हें अंदर जाने दिया। एलिट स्कूल का परिसर शिवा के लिए नया था। वास्तव में शिवा ने कभी स्कूल में ज्यादा समय नहीं बिताया था। स्कूल का व्यवस्थित लेआउट, प्रेरक उद्धरणों वाली कई लकड़ी की तख्तियां और कभी कभी किताबें लिए चलते शिक्षक और छात्र, ये सब शिवा की आंखों में बिल्कुल ताज़ा था। रास्ते में एक बुजुर्ग शिक्षक से पूछने के बाद शिवा ने वह इमारत ढूंढ ली जहां शिक्षकों का कार्यालय था। यह याद करते हुए कि रिया अंग्रेजी पढ़ाती है, उस सुराग के आधार पर उन्होंने जल्दी ही वह कार्यालय ढूंढ लिया जिसके ऊपर रिया लिखा एक साइन था। इसके साथ एक लड़की की मुस्कुराती तस्वीर थी जो जवानी की चमक लिए थी। 3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से कृपया अंदर आए की आवाज आई। ये रिया की जानी पहचानी आवाज थी। शिवा ने दरवाजा खोला और सबसे पहले उनकी नज़र 2 बैठे लोगों पर पड़ी। पहली तो रिया थी जिसने अपनी लंबी चोटी बांधी थी, एक सफ़ेद कुर्ती पहनी थी और मध्यम लंबाई की जीन्स जो उसकी जांघों तक थी, ताज़ा और सुंदर दिख रही थी। दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी ने शिवा को चौंका दिया। ये वही रेंज रोवर लेडी थी जिससे वे उस रात संयोगवश मिले थे। लंबे, सेक्सी और लहराते बाल, एक काला सूट जो गहरी छाप छोड़ता था, उसके गोरे और चिकने पैरों ने चांदी की हाई हील्स की जोड़ी पर कदम रखा था। कुर्सी पर बैठी वह पूरी तरह कला के एक बारीक गड़े टुकड़े जैसी लग रही थी। दोनों महिलाएं, जिनका अंदाज पूरी तरह विपरीत था, एक दूसरे के सामने बैठी थीं और एक ही समय में दरवाजे पर खड़े शिवा को देखने के लिए सिर घुमाया। हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां पूरी तरह अलग थीं। रिया की खुशी उनके शब्दों में झलकी क्योंकि वे खड़ी हुई और शिवा भैया पुकारा। वे खुशी से उठी और शिवा को कार्यालय में खींच लिया और उनके लिए एक कुर्सी लाई। आप अचानक कैसे आ गए? मुझे फ़ोन भी नहीं किया। शिवा अजीब ढंग से हंसे और बोले, सरप्राइज बेहतर होता है। फिर उन्होंने उस महिला की ओर देखा जिसके चेहरे पर समझदारी की अभिव्यक्ति थी। क्या संयोग है, हम फिर मिले। हाँ, तान्या वर्मा ने शिवा का मुआयना किया, फिर संतुष्ट रिया की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब पर अस्पष्ट मुस्कान उभरी। तो आप शिक्षिका रिया को जानते हैं? रिया ने उत्सुकता से पूछा। मिस तान्या, आप शिवा भैया को जानती हैं? एक संयोगवश मुलाकात, तान्या वर्मा ने कहा
और जोड़ा, परिचित नहीं। रिया ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिवा भैया अचानक आएंगे, लेकिन चूंकि सब परिचित है तो ठीक है। कृपया गाँव सुबह करें अगर मिस तान्या को अभी भी कुछ जानना है या मुझे मदद की जरूरत है। तान्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, मैंने पहले ही शिक्षिका रिया को लंबी बातचीत से परेशान कर दिया है, अब मुझे अपने कार्यालय लौटना चाहिए। वैसे भी चूंकि श्री शिवा यहाँ है, अगर मैं अब भी रुकने की जिद करूं तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहते हुए उन्होंने शिवा को गहरी नजर से देखा। शिवा इस महिला से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सके। उस समय उन्होंने साफ कर दिया था कि वे चाहते थे कि वह उनकी एक रात की साथी बने। त्रासदी ये थी कि वे असफल रहे और अब वे रिया की तलाश में आए तो फिर मिले। इससे उनके विचार उस दिशा में बहने लगे। नतीजतन उन्होंने तान्या वर्मा के साथ ज्यादा बात करने से इनकार करते हुए कमरे में इधर उधर देखा। इन शब्दों ने रिया को शर्मा दिया, लेकिन उनके दिल में मिठास भरी। मिस तान्या बातों को गलत समझ रही है, हमारा वैसा रिश्ता नहीं है, तो मुझे गलत समझने वाली ही रहने दो। तान्या वर्मा ने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वे शालीनता से खड़ी हुई और अपना सफेद गुची हैंडबैग उठाया। मुझे भविष्य में अपनी बेटी की देखभाल के लिए शिक्षिका रिया को परेशान करना होगा। मैं अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद शिक्षिका रिया, आप बहुत विनम्र हैं। मिस तान्या, अलविदा। तान्या वर्मा के जाने के बाद शिवा ने राहत की सांस ली। पहले की बातचीत को याद करते हुए उन्होंने हैरानी से पूछा, रिया, उस मिस तान्या ने तुमसे अपनी बेटी की देखभाल करने को कहा? रिया ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मिस तान्या की बेटी मेरी क्लास में है और मैं नई क्लास टीचर हूँ, इसलिए वे अपनी बेटी के बारे में बात करने आई थी। वाकई में उनकी बेटी बहुत होशियार है और अच्छे नंबर लाती है। हालांकि वह बहुत शरारती है। उनके पिछले क्लास टीचर सब चिंतित थे और उन्होंने कई बार उनकी क्लास बदल दी। मिस तान्या को डर था कि मैं भी ऐसा करूंगी, इसलिए वे खास तौर पर मुझसे लंबी बात करने आई। ओह, शिवा अंदर से थोड़ा हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तान्या वर्मा की एक बेटी होगी, क्योंकि वे इतनी जवान दिखती थी। चूंकि वे माँ थी तो कोई आश्चर्य नहीं कि उस रात वे सफल नहीं हुए। रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके महान भैया के दिमाग में ऐसे विचार चल रहे थे। वे बोलती रहीं, मुझे दुनिया के सारे माता पिता पर दया आती है। मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा कुछ धैर्य चाहिए। मैं उस बच्ची से बात करने के लिए कुछ वक्त निकालने की योजना बना रही हूँ। मुझे लगता है कि उस जैसी होशियार लड़की अपने माता पिता की मेहनत को जरूर समझेगी। शिवा ने सहमति में सिर हिलाया, ये सच है। मेरे जैसे शख्स जिसके पास कभी माँ बाप नहीं थे, वही बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई माँ के प्यार के बावजूद संतुष्ट न हो। शिवा भैया, आपको इस बात को उठाने की इजाजत नहीं, ये लोगों को उदास करता है। रिया ने सांत्वना दी, मैं तुम्हारा शिवा भैया, इसकी आदत बहुत पहले पड़ चुकी है। शिवा हंसे और कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने सुसज्जित कार्यालय में चारों ओर देखा। वाकई इसे प्रतिष्ठित स्कूल कहते हैं, यहाँ तक कि कार्यालय भी बहुत शानदार हैं। रिया ने तारीफ सुनकर खुशी महसूस की, मुस्कुराई और बोली, ये कार्यालय सिर्फ मेरे और एक दूसरी शिक्षिका के लिए है। कभी कभी मुझे लगता है कि यह थोड़ा बेकार है। मेरे परिवार की छोटी बहन रिया ने सालों तक मेहनत की है, उनके लिए ऐसा कार्यालय इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं। शिवा ने चिढ़ाते हुए कहा। रिया ने हकलाते हुए कहा, शिवा भैया, मैं अब और छोटी बहन नहीं, उम्र के हिसाब से मैं भी आपकी उम्र की हूँ। शिवा स्तब्ध रह गए और रिया की बड़ी मासूम आंखों को घूरते रहे। उनके दिल में वे जानते थे कि यह लड़की क्या सोच रही थी और उन्हें इसके बारे में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। तभी कार्यालय का टेलीफोन बज उठा। रिया ने एक बार फिर कड़वाहट भरी नजर से शिवा को देखा और फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी। फोन पर सुनने के बाद उन्होंने कहा, धन्यवाद, समझ गई, और फोन रख दिया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? शिवा ने पूछा, जो पिछले विषय से तुरंत हट गए। रिया ने अपने छोटे होंठों को हल्के से दबाया और उम्मीद भरी नजरों से शिवा को देखा। शिवा भैया, क्या आप आज रात मेरे साथ कहीं चल सकते हैं? अध्याय 58। मैं आपको इसकी आदत डालने में मदद करूंगा। आज रात? कहाँ? शिवा ने हैरानी से पूछा। अंग्रेजी विभाग के स्कूल के कुछ युवा शिक्षकों ने मेरे लिए एक स्वागत पार्टी रखी है। वे कहते हैं कि यह क्लब स्ट्रीट के स्टारलाइट लाउंज में होगी और मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई, लेकिन सबको मना करना मुझे बहुत अटपटा लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ चलें। रिया ने धीरे धीरे कमजोर आवाज में कहा। दरअसल
शिवा की शादी के बाद से रिया एक खोई हुई आत्मा की तरह थी। उस दिन जब शिवा ने बिना किसी हिचक के ठाकुर परिवार के पिता और बेटे की समस्या से निपटा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उनके शिवा भैया ने उन्हें नहीं छोड़ा। हालांकि शिवा की शादी के बारे में सोचकर उन्हें बुरा लगता था, रिया शिवा को देखने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाई। जब शिवा ने कहा कि वे आज उनसे मिलने आएंगे, तो रिया पूरी रात सो नहीं पाई। उन्हें नहीं पता था कि शिवा का सामना कैसे करना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला। वे अभी भी शिवा के सामने खुशी से मुस्कुरा सकती थी और छोटी छोटी बातों पर शर्मा सकती थी। लेकिन जब उन्होंने शिवा से नाइट क्लब में साथ चलने का अनुरोध किया, तो रिया को डर लगा। उन्हें डर था कि रिश्ते की स्थिति बदलने की वजह से शिवा उन्हें मना कर देंगे, और इससे भी ज्यादा डर था कि शायद शिवा का शुरू से ही इतने छोटे अनुरोध को मानने का इरादा नहीं था। उस पल उनके दिमाग में ढेर सारे विचार घूम रहे थे। फिर भी जब रिया थोड़ा निराश होने लगी, तभी उन्होंने शिवा को सीधे सहमत होते सुना, कोई दिक्कत नहीं। सचमुच रिया अप्रत्याशित अच्छी खबर से बहुत खुश हुई और शिवा की कोहनी पकड़कर गले लग गई। शिवा भैया, आप वाकई मेरे साथ वहां जाएंगे? शिवा ने प्यार से लड़की की नाक पर थपकी दी, और यह इतना साधारण सा काम था जिसने उन्हें और भी प्यारी बना दिया। अब तुम कितनी खुश दिख रही हो। तुम्हें एक रोल मॉडल बनना है, अपनी छवि का ध्यान रखो। लेकिन कोई तो वाकई बहुत खुश है। रिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अभी भी उनकी बाह नहीं छोड़ी। शिवा ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। दोपहर के 2 बज रहे थे। एक पल सोचने के बाद उन्होंने पूछा, रिया, क्या तुम आज दोपहर व्यस्त हो? नहीं, मेरे पास आज सिर्फ सुबह की क्लास थी। टर्म अभी शुरू हुआ है, तो ये बहुत व्यस्त समय नहीं है। रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। गहरी नजर डालते हुए शिवा ने हंसते हुए कहा, फिर तुम्हें अब मेरे साथ कहीं चलना होगा। चूंकि उन्होंने स्टारलाइट लाउंज चुना है, अगर तुम इतनी सादी दिखोई तो ठीक नहीं लगेगा। डैश डैश डैश। कुछ छोटे मोटे काम निपटाने के बाद शिवा रिया को स्कूल से बाहर ले गए और अपनी कार में बिठाया। रिया BMW के इंटीरियर को देखकर हैरान रह गई। शिवा भैया, आपने ये लग्जरी कार कब खरीदी? हालांकि उन्हें कारों के ब्रांड का पता नहीं था, लेकिन लड़की को इतनी समझ थी कि इस कार की कीमत निश्चित रूप से कम नहीं होगी। ओह, अब जब मैंने नौकरी बदल ली है और कार की ज़रूरत थी, तो मैंने इसे खरीद लिया। शिवा ने आगेजीशी नहीं की। वे ये तो नहीं कह सकते थे कि उन्होंने लापरवाही से अपनी पत्नी के गराज से इसे निकाल लिया। रिया ने इस बात पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया और पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं शिवा भैया? अभी तो बहुत जल्दी है। शिक्षकों ने कहा कि पार्टी आज शाम 6 बजे शुरू होगी। कपड़े खरीदने। तुम अभी भी मेरी, शिवा की, छोटी बहन हो। अगर तुम स्टारलाइट लाउंज में साधारण दिखोई तो ये ठीक नहीं होगा। शिवा मुस्कुराए और बोले, क्या मैं इस तरह के कपड़े पहनकर शर्मनाक लगती हूँ? रिया थोड़ा उदास होकर सिर झुका लिया। शिवा ने असहाय ढंग से आह भरी, रिया, मेरा मतलब वह नहीं था। बात बस इतनी है कि तुम स्टारलाइट लाउंज में कभी नहीं गई और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। क्लब स्ट्रीट के बारे में मैं जो जानता हूँ, वह जगह दूसरी कराओके लाउंज या बार जैसी साधारण नहीं है। सीधे शब्दों में, यह एक हाई क्लास नाइट क्लब है। अपने सहकर्मियों के लिए ऐसी जगह चुनने से ये साफ है कि वे सब काफी रईस हैं। अगर तुम ज्यादातर समय सादे कपड़े पहनती हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम उस स्वागत पार्टी में, जो उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से रखी है, इतने सादे कपड़ों में जाओगी, तो यह न सिर्फ तुम्हारे लिए बुरा होगा, बल्कि उन्हें भी शर्मिंदगी होगी। बेशक उन लोगों के लिए जो खास तौर पर दिखावे की परवाह करते हैं, एक सम्मानजनक और शानदार ड्रेस में जाना उन्हें चुप कर देगा और तुम्हारा मूड भी खराब नहीं होगा। मुझे लगता है कि स्कूल के शिक्षक मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। शायद उनका मुझसे मजाक करने का इरादा नहीं था। रिया ने अपने होंठ काटे और हिचकिचाते हुए कहा। रिया, कार चलाते हुए शिवा ने कहा, तुमने यूनिवर्सिटी से कब का ग्रेजुएट कर लिया है और अब समाज की सच्चाई का सामना करना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए भले ही तुम परवाह न करो, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोग भी नहीं करते। चूंकि तुम इस समाज में आए हो, तुम सिर्फ ढलने की पूरी कोशिश कर सकती हो। उदास होने या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, और नहीं कुछ ऐसा है जिसे तुम ठुकरा सकती हो या नफरत कर सकती हो। मैं समझ गई। रिया ने सिर हिलाया। शिवा भैया, धन्यवाद। ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आता, बस मैं अभी इसकी आदी नहीं हूँ। मैं तुम्हें इसकी आदत डालने में मदद करूँगा, शिवा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आधे घंटे से भी कम समय में कार नासिक सेंट्रल मॉल में रुक गई, जहां दुनिया भर के कपड़ों के ब्रांड खरीदे जा सकते थे,
और इससे शिवा को रिया के लिए कपड़े ढूंढने के लिए नासिक में इधर उधर भटकने की मेहनत बच गई। ये शिवा का देश लौटने के बाद पहली बार किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाना था। सुबह में वे बैंक में एक्स्ट्रा चेक जमा करने गए थे और जब उन्होंने इसे कैश किया तो उनके पास एक कार्ड बनवाया था। अब जब उनके बटुए में थोड़ी पूंजी थी तो उन्हें रिया को ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट में ले जाते समय थोड़ा ज्यादा भरोसा था। अगर पहले की तरह होता और वे कपड़े खरीदना चाहते तो उन्हें पहले किसी से कुछ पैसे उधार लेने पड़ते। रिया कभी ऐसी रईसी और भव्य जगह पर नहीं गई थी जहां खरीदारी के लिए हवा में इत्र की महक तैर रही थी। वे अपने कमल जैसे ताज़ा, शुद्ध और सुंदर चेहरे के साथ शिवा की बाह पकड़े घबराई हुई थी। अपने मौजूदा प्यारी और असहाय लुक के साथ कई अन्य ग्राहक जो इधर उधर घूम रहे थे उनकी ओर चोरी छिपे नजरें डालने से खुद को रोक नहीं पाए। चलते चलते वे लुई वितो, हरमेस, गुची और कुछ अन्य ब्रांडेड स्टोर से गुजरे। शिवा डूब गए और रिया से कड़वाहट भरे लहजे में बोले, लगता है ये दुकानें मेरी सोच से ज्यादा महंगी हैं। हम ज़ारा में जाकर देखें। हालांकि उनके पास कुछ पैसे थे, फिर भी उन कपड़ों को खरीदना काफ़ी नहीं था जिनकी कीमत हज़ारों में थी। रिया को इन ब्रांड नामों के पीछे के मतलब का कोई अंदाज़ा नहीं था। वे बस इतना जानती थी कि उनके कपड़ों का डिज़ाइन बेहद खूबसूरत था, जबकि कुछ बेहद बोल्ड थे। इस समय उन्होंने प्यार से सिर हिलाया, मैं शिवा भैया की बात मानूंगी। बहुत महंगा कुछ खरीदना ठीक नहीं, मुझे डर है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। ये कहते हुए उन्होंने अपने छोटे पस को भी सहलाया। शिवा जानबूझकर मुस्कुराए और लड़की के लचीले गाल को चुटकी लेने से खुद को रोक न सके। आज कपड़ों का बिल मैं दूंगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, शिवा ने तुरंत कहा, बस इसे ऐसा समझो कि मेरा तुम पर कुछ बकाया है और भविष्य में ज्यादा पैसे कमाने के बाद तुम इसे मुझे लौटा सकती हो। रिया को झुकना पड़ा और इसके लिए सहमत होना पड़ा। वे अपने दिल में चुपके से खुश महसूस कर रही थी। जैसा कि शिवा को उम्मीद थी, ज़ारा के स्टोर में बिकने वाले कपड़े थोड़े किफ़ायती थे। यह एक स्पेनिश ब्रांड था जो हमेशा साफ, साधारण, परिष्कृत और शुद्ध शैली के लिए जाना जाता था। इस ब्रांड ने रिया के लिए कपड़े खरीदने की ज़रूरतों को पूरा किया। नोट: मूल टेक्स्ट में बैलेंसियागा को फ्रेंच ब्रांड कहा गया था, लेकिन ये स्पेनिश है। यहाँ ज़ारा को स्पेनिश ब्रांड के रूप में सही रखा गया है। जब सेल्सवुमन ने दोनों को अंदर आते देखा तो उसने जोश से उनका स्वागत किया। महोदय और महोदया, क्या कोई खास चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं? इस सीज़न के नए डिज़ाइन कल ही आए हैं, मैं उन्हें आपको दिखाऊं। ओह, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद चुन लेंगे। शिवा ने सेल्सवुमन के अच्छे इरादों को विनम्रता से ठुकरा दिया और रिया का हाथ पकड़कर महिला विभाग में चले गए। एक तरफ उन्होंने रिया के फिगर का अंदाज़ा लिया, दूसरी तरफ उनके लिए खुद कपड़े चुने। चूंकि यह वर्किंग डे था और दिन का समय था, स्टोर में ज्यादा ग्राहक नहीं थे। कई सेल्सवुमन ने देखा कि एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े चुनने में मदद कर रहा था और सब जिज्ञासा से देखने लगी। रिया को शिवा के इस तरह मुआयने से थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वे बहुत भावुक भी महसूस कर रही थी। शिवा को इतनी गंभीरता से कपड़े चुनते देख उनका सारा भावनात्मक दर्द हवा में गायब हो गया। इस समय जैसे ही अचानक कोई नतीजा निकला हो, शिवा ने सिर हिलाया और रिया की ओर मुड़कर बोले, रिया, अपने कपड़े उतारो। अध्याय 59, मेरी राजकुमारी। रिया स्तब्ध रह गई और उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया। शिवा भैया, आपने क्या कहा? शिवा ने महसूस किया कि उनका वाक्य गलत समझा गया और मुस्कुराए, मेरा मतलब था तुम चेंजिंग रूम में जाओ और मैं चुने हुए कपड़े तुम्हें भेजूंगा। हर सेट को ट्राई करो, फिर जो तुम्हें लगे कि तुम पर सबसे अच्छा लगता है उसे चुनो और मुझे दिखाओ। रिया ने राहत की सांस ली। आसपास की सेल्सवुमन को उन्हें घूरते देख वे सचमुच जमीन में गड्ढा खोदकर अपना चेहरा छिपाना चाहती थी। रिया को चेंजिंग रूम में ले जाने के बाद शिवा ने बिजली की तेजी से महिला विभाग में कुछ चक्कर लगाए और कई कपड़ों के सेट निकाले जो उन्हें याद थे। साथ ही उन्होंने कपड़ों का मिलान किया और एक सेल्सवुमन को उन्हें चेंजिंग रूम में भेजने को कहा। कई सेल्सवुमन ने शिवा को 5 सेट कपड़े चुनते हुए चकाचौंध होकर देखा और वे बेहद हैरान थीं। चूंकि वे इतने बड़े ब्रांड की दुकान में काम करती थी, उनके पास स्वाभाविक रूप से फैशन और सुंदरता की समझ थी। शिवा के मिलान के विकल्प साफ तौर पर बेतरतीब नहीं थे। हालांकि उन्होंने रिया को उन कपड़ों में नहीं देखा था, वे समझ गई थी कि चुने हुए कपड़े निश्चित रूप से उनके लिए उपयुक्त होंगे। यह मिस वाकई खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा ख्याल रखने वाला बॉयफ्रेंड मिला, एक सेल्सवुमन ने ईमानदारी से कहा। शिवा ने कुछ समझाया नहीं और बस मुस्कुराकर सिर हिलाया।
दूसरी सेल्सवुमन ने उत्सुकता से पूछा, महोदय, क्या आप डिजाइनर हैं या फैशन इंडस्ट्री में कोई खास शख्सियत? आप हमारे ब्रांड ज़ारा से बहुत वाकिफ लगते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी जानकार हैं, मेरे पास बस बर्फ का टुकड़ा है। शिवा ने जवाब दिया। ये सच था, आखिरकार ज़ारा को सिर्फ एक हाई एंड ब्रांड माना जा सकता था और इसके कपड़ों की सिलाई भी कोई जटिल फैशन डिज़ाइन नहीं थी। अपने कई सालों के अनुभव की वजह से इस तरह के एक साधारण विदेशी ब्रांड का विश्लेषण करना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। जब महिलाएं सुंदरता की तलाश करती हैं तो वे बेहद सावधान और धैर्यवान हो जाती हैं, इसलिए पुरुषों को तैयार नतीजा देखने से पहले काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लगभग आधे घंटे तक शिवा और बाकी सेल्सवुमन बातचीत करते रहे, यहाँ तक कि बचपन की शर्मनाक कहानियों तक बात पहुँचने वाली थी। तभी रिया शर्माते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आई। जब सबने देखा तो वे अनजाने में सांस रोक लिए और अवाक रह गए। लड़की की चोटी पहले ही खुल चुकी थी और उनके मुलायम सीधे बाल उनकी छाती पर लहराते हुए गिर रहे थे, जो उनके लुभावने गालों को हल्के से ढांक रहे थे। शर्म से लाल हुए गाल और उनका ताज़ा नाजुक चेहरा अचानक बेहद आकर्षक और मोहक लग रहा था। सफ़ेद स्ट्रेपलेस ड्रेस उनकी बाहों के साथ पूरी तरह फिट थी, छाती पर प्राकृतिक क्रीज के साथ, और उनकी खूबसूरत कमर से लेकर ट्यूट्यू स्कर्ट के सिरों तक फैले लेस पैटर्न के साथ। धुंधली स्कर्ट रोशनी में हल्का सुनहरा दिख रही थी, जिससे उनके चिकने और गोरे पैर चमक के साथ बेहद आकर्षक लग रहे थे। फैशनेबल सफ़ेद सैंडल की एक जोड़ी उनके गोरे पैरों के चारों ओर लिपटी थी और उनके प्यारे पैर के अंगूठे हवा में नजर आ रहे थे। रिया का फिगर एक छोटे परिवार की मासूम सुंदरता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। ये कहीं भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, न ज्यादा छोटा और न पतला। कंधे और गाल एकदम सही आकार के थे और स्तन और नितंब अभी भी सूक्ष्म थे। कहा जाता है कि कमल प्राकृतिक रूप से गड़ा हुआ हिबिस्कस उगाता है। लड़की की अनोखी ताज़ा और शुद्ध आभा आखिरकार बिना किसी रुकावट के सामने आई। हे भगवान, हमारे स्टोर के कपड़ों से ऐसा प्रभाव कैसे आ सकता है? एक सेल्सवुमन को यकीन करना मुश्किल हो रहा था और अनजाने में उनकी तारीफ कर दी। रिया ने सबको एकटक घूरते देखा, शर्मिंदगी और खुशी दोनों महसूस कर रही थी। सुंदरता के लिए लड़की के स्वाभाविक प्यार ने उन्हें एक चक्कर लगाने से रोकने में असमर्थ कर दिया। उम्मीद भरी नज़रों के साथ उन्होंने शिवा से पूछा, शिवा भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी राजकुमारी। नोट अंग्रेजी में था। शिवा मुस्कुराए और एक नाइट की सलामी देने के लिए रुके। रिया एक अंग्रेजी शिक्षिका थी और साफ तौर पर उन शब्दों का मतलब समझ गई थी। उनके दिल की खुशी ने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया कि शिवा को अंग्रेजी कैसे आती थी। वे बस इतना महसूस कर सकती थीं कि उनका दिल उनकी छाती से बाहर कूदने वाला था और उनका शरीर एक छोटे पक्षी में बदल गया जो उड़ सकता था। मैं आपकी तारीफ कबूल करती हूँ मेरे नाइट। नोट अंग्रेजी में था। रिया ने अपनी स्कर्ट के सिरे उठाए और खुशी से सलामी लौटाई। एक सेल्सवुमन आगे आई और मुस्कुराते हुए बोली, मिस, क्या आप हमें अपनी दुकान की सबसे खूबसूरत याद के रूप में अपनी एक तस्वीर लेने देंगी? रिया एक पल के लिए हिचकिचाई। दरअसल वे सिर्फ शिवा की तारीफ सुनना चाहती थी। दूसरों के लिए तस्वीर खींचवाने की बात थी तो वे इसके लिए बहुत शर्मीली थी, इसलिए उन्होंने पूछताछ भरी नज़रों से शिवा की ओर देखा। बिल्कुल ठीक है, हमारी शिक्षिका रिया एक सुंदरता है, डरने की कोई बात नहीं, शिवा ने प्रोत्साहन दिया। फिर ठीक है, रिया ने शांत मुस्कान के साथ सहमति दी। कुछ सेल्स पर्सन ने बहुत खुशी के साथ कुछ तस्वीरें ली। शिवा ने पहले चुने गए सभी कपड़े बाहर निकाले और कहा, मैं ये सब खरीदूंगा, कुल कीमत निकालने में मेरी मदद करें। इस समय रिया ने पहले ही वह ड्रेस उतार दी थी और गहरे भूरे रंग की जीन्स के साथ एक शुद्ध सफ़ेद कुर्ती में बदल गई थी, जिसमें चलना आसान था। हवा के संपर्क में उनके लंबे, चिकने और खूबसूरत गोरे पैर ज्यादा जीवंत दिख रहे थे और साहस और आकर्षण की भावना दे रहे थे। शिवा के सब कुछ खरीदने की बात सुनकर वे हैरानी में चिल्लाईं, शिवा भैया, इन सब को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। शिवा मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक बार इस तरह तैयार होने वाली हो। तुम हर बार एक ही चीज़ पहनकर अपने सहकर्मियों के साथ सभा में तो नहीं जा सकती, है ना? रिया को अभी भी इतना खर्च करना फिजूल खर्ची लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। चिंता न करें मिस, आपने हमारी दुकान को इतनी खूबसूरत फीचर फोटो दी है, हम इन्हें आधी कीमत पर बेचेंगे। सेल्सवुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मूल रूप से यह 5 लाख रुपये से ज्यादा था, लेकिन इस बार हम आपको 3 सेट देंगे और सिर्फ 2.5 लाख रुपये लेंगे। शिवा के लिए 2.5 लाख रुपये वाकई सस्ता था
और उन्होंने तुरंत अपना कार्ड स्वाइप करके भुगतान कर दिया। फिर भी रिया को अफसोस हुआ। 2.5 लाख रुपए उनकी आधी महीने की तनख्वाह के बराबर थे। उन्हें शक था कि बचपन से लेकर अब तक उनके सारे कपड़ों की कीमत भी शायद 2.5 लाख तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन आज उनके लिए कपड़े खरीदने में 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है मेरी राजकुमारी, देर हो रही है। अभी बहुत से लोग काम से छूट रहे होंगे और ट्रैफिक भारी होगा। जब हम स्टारलाइट लाउंज पहुंचेंगे तब तक लगभग 6 बजे होंगे। चलो चलते हैं। रिया ने भविष्य में शिवा को पैसे लौटाने का पक्का इरादा किया और फिर उन विचारों को पीछे धकेल दिया। दुकान से बाहर निकलते ही उन्होंने खुशी से शिवा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही दोनों लिफ्ट में घुसने वाले थे, रिया का फोन बजा और उन्होंने फोन उठाया। बोझिल अभिव्यक्ति के साथ वे बोली, मुझे माफ करें ग्रुप लीडर जय, मेरे पास आज दोपहर अपने भाई के साथ कुछ काम था। मेरा भाई अब मेरे साथ जा रहा है। आपके अच्छे इरादों के लिए शुक्रिया। फोन कटने का इंतजार करते हुए रिया ने माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, ये मेरे इंग्लिश ग्रुप लीडर थे। आज की सभा उन्होंने आयोजित की है। उन्होंने कहा कि वे मुझे लेने स्कूल गए थे, लेकिन मैं वहां नहीं थी। मैंने उन्हें बता दिया कि आप मेरे साथ जा रहे हैं और उन्होंने मंजूरी दे दी। तुम्हारा वो ग्रुप लीडर पुरुष था ना? शिवा के कान संवेदनशील थे और वे साफ तौर पर बता सकते थे कि फोन पर पुरुष की आवाज में कुछ नाराजगी थी। हाँ, रिया ने सिर झुका लिया। क्या वो तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है? शिवा ने मजाकिया अंदाज में पूछा। रिया ने जल्दी से सिर हिलाया और घबराते हुए बोली, उनके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है शिवा भैया। मैंने उनके दिए फूल भी बाकी महिला शिक्षिकाओं में बांट दिए, हर एक को एक। शिवा को समझ नहीं आया कि हंसना है या रोना। लड़की के प्यारे विचारों ने उन्हें उनके गाल खींचने के लिए बहुत लुभाया। मुझे लगता है कि तुम्हें ही अपनी कल्पनाओं को जंगली नहीं होने देना चाहिए। चलो उन्हें ज्यादा देर इंतजार न कराएं। अध्याय 60। मैं इस दाव में अकेला नहीं हूँ। जैसा कि शिवा को उम्मीद थी, आकाश पहले से ही मन पर चुका था और जब वे स्टारलाइट लाउंज पहुंचे तब तक लगभग 6 बजे थे। भले ही उन्होंने रास्ते में लगातार दूसरी कारों को ओवरटेक किया, रिया को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। पूरी यात्रा के दौरान वे मुस्कुराते हुए आगे की सीट पर बैठी रहीं और समय समय पर शिवा की ओर चुपके से देखती। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। स्टारलाइट लाउंज का मुख्य प्रवेश द्वार अविश्वसनीय रूप से भव्य लग रहा था और नियन लाइट्स की चमकदार शान ने आसपास के सभी बार और नाइट क्लबों को फीका कर दिया। कई विशाल चमकदार अक्षर दूर से भी नजर चुरा रहे थे। रिया कार से उतरते ही शिवा की बांह से चिपक गई और हैरान सी अभिव्यक्ति के साथ मुख्य प्रवेश द्वार की ओर उनका पीछा किया। वे, जो हमेशा एक सुसंस्कृत लड़की रही थी, अगर किसी फिल्म में भी ऐसी जगह देखती तो डर जाती। जैसे ही उन्होंने सोचा कि वे इस जगह पर बाकी शिक्षकों के साथ पार्टी करने वाली हैं और वे मुख्य आकर्षण होंगी, उनके दिल में थोड़ा डर सा समा गया। चिंता मत करो, ये वाकई कोई बड़ी बात नहीं। बस इसे किसी छोटे ढाबे में एक साथ खाना खाने जैसा समझो। शिवा ने सांत्वना दी। रिया ने सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने सांस ली, वे अपने बगल में खड़े इस आदमी की खुशबू सूंघ सकती थी और अनजाने में उनका दिल बहुत शांत हो गया। मुख्य प्रवेश द्वार में घुसने के बाद एक महिला रिसेप्शनिस्ट, जो चटक लाल साड़ी पहने थी, उनकी ओर चली आई और पूछा, माननीय अतिथि, क्या आपका रिजर्वेशन है? रिया, जो पहले खोई हुई थी, अब पार्टी के स्थान को याद कर बोली, ये एक कमरा है जिसका नाम रूबी लोड्स है। महिला रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराए और उनका स्वागत करते हुए बोली, कृपया मेरे साथ आएं। रास्ते में वे एक मंद रोशनी वाले गलियारे से गुजरे, जिसकी कांच जैसी दीवारें चमकदार चमक बिखेर रही थीं। यहाँ के कर्मचारियों में न तो सुंदर पुरुषों की कमी थी, न ही आकर्षक महिलाओं की, जिससे पता चलता था कि कर्मचारियों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। जब वे 3 शब्दों रूबी लोड्स वाले दरवाजे पर पहुंचे, जो सफेद रंग में ब्रश से लिखे थे, महिला रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराए और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। शिवा ने अपनी जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला और बिना किसी भाव के चेहरे वाली रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहा, धन्यवाद, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और चली गई। रिया ने शिवा को हैरानी से देखा। शिवा भैया, क्या रास्ता दिखाने के लिए 1000 रुपये देना जरूरी था? इस तरह की जगहें आमतौर पर पश्चिमी शैली की टिपिंग सिस्टम फॉलो करती हैं। यहाँ के सर्विस स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती, वे सिर्फ टिप्स पर निर्भर होते हैं। वाकई में ये सिर्फ 1000 रुपये हैं, जो ज्यादा नहीं माना जाता। शिवा ने समझाया। मैं तो भूल ही गई थी शिवा भैया, आप विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं।
रिया अब पैसे की चिंता कम कर रही थी और खुशी से बोली। शिवा उस विषय पर टिकना नहीं चाहते थे और चतुराई से कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर से एक बहरा कर देने वाला चिल्लाहट निकला। रहना चाहता हूँ पर रह नहीं सकता, और जो अकेला महसूस करता है। उन्होंने टीवी के सामने खड़े एक छोटे मोटे आदमी को देखा जो चश्मा पहने था और अपने हाथ में माइक्रोफोन में पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। उसका सिर छत की ओर था, आंखें बंद थीं और वह अपने दिल की गहराई से गा रहा था। कमरे में सोफे पर पहले से ही काफी लोग बैठे थे। अगर गिना जाए तो कम से कम 8 लोग थे। शिवा और रिया को दरवाजे पर देखने के बाद वे पहले खाली नजरों से घूरे, फिर उनमें से ज्यादातर के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। हमारी आज की मुख्य नायिका आखिरकार आ गई। एक पतली महिला शिक्षिका, जिसके बालों में हीट रोलर्स से लहरें थीं, ने सबसे पहले पुकारा। तुरंत वहां मौजूद हर कोई खड़ा हो गया और तालियां बजाईं। वह मोटा शिक्षक, जो एक पल पहले सुअर को काटने जैसा चिल्ला रहा था, उसे भी बुलाया गया। शिक्षिका रिया अपनी पहली पार्टी के लिए अपने बॉयफ्रेंड को लाना नहीं भूली। लगता है आपका रिश्ता बहुत गहरा है। रिया ने तुरंत डरते हुए शिवा का हाथ छोड़ दिया। अंधेरे कमरे में उनका चेहरा इतना लाल था कि लग रहा था जैसे फटने वाला हो। ऐसा नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हैं, शिवा भैया मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं। तो फिर वो क्या हैं? एक और पुरुष शिक्षक ने हंसते हुए पूछा। वे शायद आपके सगे भाई तो नहीं हो सकते ना? रिया को इतना परेशान और एक शब्द भी न बोल पाते देख शिवा को आगे बढ़कर समझाना पड़ा। रिया के पिता और मैं उम्र के अंतर के बावजूद दोस्त हैं और मैंने एक बड़े भाई की तरह उनकी देखभाल की है। आज मैंने संयोग से सुना कि आप सब एक स्वागत पार्टी रखना चाहते हैं और वे अकेले कराओके लाउंज में आने में बहुत शर्माई, इसलिए मैं उनके साथ आया हूँ। एक महिला शिक्षिका, जिसने अच्छे कपड़े पहने थे, बोली। तो ऐसा है, आओ मेरे बगल में बैठो। सुंदर शिक्षिका रिया को बुरा नहीं लगेगा ना? ये कहते हुए उन्होंने रिया की ओर आंख मारी। जैसे ही रिया ने ये सुना, उन्होंने अनजाने में सिर हिलाया। नहीं चलेगा, शिवा भैया को मेरे पास ही रहना है। उन शब्दों के बोलते ही सबने तरह तरह की हंसी उड़ाई। शिवा ने भी लाचार नजरों से रिया को देखा, जो शर्म से डूब रही थी। ये लड़की वाकई चीजों को और बुरा बनाने में माहिर थी। रिया भी इससे अछूती नहीं थी। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डरते हुए सिर झुकाकर बोली, शुक्रिया। जैसे ही कमरे का माहौल सामंजस्यपूर्ण हुआ, दरवाजा एक बार फिर खुला। एक युवक, जो अपनी शुरुआती बीसियों में था और जे प्रेस शर्ट पहने था, अंदर आया। उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए थे और चेहरे का तेज समोच्च था। एक मोटी नज़र से पता चलता था कि उसमें एक साहसी विद्वान का स्वभाव था। इस शख्स को अंदर आते देख सभी शिक्षक उसे विभाग प्रमुख जय कहकर अभिवादन करने लगे। युवक ने शिक्षकों को गर्मजोशी से मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर शिवा और रिया की ओर देखा। रिया को फैशनेबल कपड़ों में देखकर, जिनके लंबे पतले पैर सफेद जीन्स से जैद जैसे चमक रहे थे, उसकी आंखों में उत्साह चमका और उसने तारीफ की। रिया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम रोज स्कूल में ऐसे कपड़े पहनो तो मुझे लगता है कि सारे शिक्षक और छात्र तुम्हारी ओर देखते रह जाएंगे। बाकी शिक्षक भी सहमत हुए और रिया की ड्रेस की तारीफ करने लगे कि वह कितनी खूबसूरत और आकर्षक थी। ऐसी तारीफ थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थी, लेकिन हर महिला को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर खुशी होती है। जब उसने शिवा को देखा तो युवक की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ी, फिर उसने गर्मजोशी से अपना हाथ बढ़ाया। आप वही होंगे जिनका रिया ने पहले जिक्र किया था, श्री शिवा। मैं जय शर्मा हूँ, नासिक एलिट स्कूल के अंग्रेजी विभाग का प्रमुख। क्या मैं जान सकता हूँ आपको कैसे संबोधित करूँ और आप जैसे कुलीन व्यक्ति कहाँ काम करते हैं? शिवा ने मन ही मन बड़बड़ाया। एक और मुस्कुराता हुआ शख्स, जिसके इरादे अच्छे नहीं हैं और अनमने ढंग से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। मैं शिवा हूँ, आप मुझे जैसा चाहे बुला सकते हैं। मैं बस एक छोटा सा कर्मचारी हूँ जो एक कंपनी में नाश्ता खरीदता है और छोटे मोटे काम करता है। ये सुनते ही जय शर्मा की आंखों में एक चमक आई और उसने अपनी पीठ सीधी की। थोड़े घमंड और अहंकार के साथ उसने कहा, श्री शिवा को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं। हम अभी युवा हैं, अगर आप मेहनत करें तो भविष्य में जरूर एक दिन सफल होंगे। शायद आप मेरे जैसे किसी बन जाएं, जिसका शुरुआती बिंदु थोड़ा ऊंचा था। ओह, शायद श्री शिवा को नहीं पता, लेकिन मेरे पिता श्री महेश शर्मा नासिक एलिट स्कूल के प्रिंसिपल और नासिक के शिक्षा विभाग के उपाध्यक्ष हैं। उनके कनेक्शंस का फायदा उठाकर ही मैं नासिक एलिट स्कूल का अंग्रेजी विभाग प्रमुख और शिक्षण विभाग का उपाध्यक्ष बना।
मुझे शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए कि देश की पाठ्य पुस्तकों में कुछ शोध प्रकाशित करने और कुछ मौकों पर विदेश में एक टीम ले जाने के अलावा मैंने कुछ खास हासिल नहीं किया। शायद भविष्य में श्री शिवा की उपलब्धियां मुझसे कहीं ज्यादा होंगी। विभाग प्रमुख जय बहुत विनम्र हो रहे हैं। हम में से कौन नहीं जानता कि विभाग प्रमुख जय हमारा स्कूल नासिक एलिट स्कूल की भविष्य की उम्मीद है और अकादमिक दुनिया में सबसे प्रभावशाली उभरता सितारा। एक मध्यम आयु की महिला शिक्षिका ने तुरंत कहा। बिल्कुल सही, पतली महिला शिक्षिका ने भी कहा। कौन जानता है, शायद कुछ सालों में विभाग प्रमुख जय हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बन जाएं। काबिलियत में विभाग प्रमुख जय की बराबरी कौन कर सकता है। सभी शिक्षकों ने वाकई एक साथ तारीफों का ढेर लगा दिया, जबकि जय शर्मा विनम्र ढंग से मुस्कुरा रहा था, अपने हाथ हिलाकर कह रहा था, मैं आपकी तारीफ के लायक नहीं हूँ। शिवा ने वाकई एक आंखें खोल देने वाला नज़ारा देखा और अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपनी नाक रगड़ दी। मैंने बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। लगता है मैं इस गांव में अकेला नहीं हूँ। कम से कम मेरे सामने ये शख्स है जिसकी चमड़ी शहर की दीवार से भी मोटी है।